नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राउंडनट कल्टीवेशन के बारे में, यानी कि मूंगफली की खेती से संबंधित आज जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा एक कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और मैं आपको उसे ना बताऊं। तो आखिरी तक देखिएगा वीडियो, और आपके सारे डाउट्स या सारे पॉइंट्स जो भी आपके एग्जाम में पूछे आते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर कवर कर दूंगा। तो काफी यूजफुल वीडियो होगी आपके लिए यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चैप्टर 8 आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो वॉल्यूम 1 है अरुण कात्यायन, उसी का चैप्टर है। उसी के अंदर ये ऑयल सीड के अंदर जो है टॉपिक आता है ग्राउंडनट कल्टीवेशन का, और जिसे आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त को गंवाए हुए। तो सबसे पहली बात, तो ग्राउंडनट के अंदर यदि पूछा जाए कि कितना कंटेंट आपको मिल जाता है ऑयल का, तो आप बताएंगे कि 44 से 50% जो है ऑयल का कंटेंट आपको मूंगफली के अंदर मिल जाता है। बात करें कि जो आपका ग्राउंडनट होता है, इसके अंदर एक टर्म होता है जो होता है गाइनोफोर। क्या गाइनोफोर इसे आप बोलते हैं, ये इसी को आप बोलते हैं, इसके जो ब्रॉड टर्म होता है उसे बोलते हैं पैग। तो पैग बेसिकली क्या होता है, ये गाइनोफोर होता है। ये गाइनोफोर इज द क्लस्टर ऑफ टिश्यू विच बेंड्स डाउनवर्ड, यानी कि एक ऐसा टिश्यू का क्लस्टर होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक बनाता हूँ ग्राफ, यहाँ पर ग्राफ क्या बनाता हूँ, एक आपको मैं यहाँ पर फिगर बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक पेड़ है, ठीक है, और ये सॉइल है नीचे, और ये यहाँ पर इसकी रूट्स निकली हुई हैं। अच्छा, इसमें कैसी रूट्स, ये किस प्रकार की रूट बनाई है मैंने, तो ये टैप रूट बनाई है। कैसी रूट है, टैप रूट है ये जो है। और इसमें मान लीजिए कि ये ब्रांचेस निकली हुई हैं, ठीक, और इसमें ये लीव्स निकाल दिया हमने, ये लीव्स निकल आई हैं। तो अब क्या है कि जो आपका गाइनोफोर है ये कहाँ पे होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक फ्लावर हो गया, ठीक है, ये फ्लावर है। तो जो फ्लावर का जो बेशल पार्ट होता है, यानी कि बेशल, इन द बेशल ऑफ फ्लावर, ये गाइनोफोर क्या होता है, वहां से इमर्ज होता है। और ये इमर्ज होता है और एक पॉलन ट्यूब टाइप का जो है स्ट्रक्चर बना लेता है कुछ इस तरीके का, और सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। क्या कर जाता है, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, और फिर इसी की यहीं पर जो है आपका ओव्यूल जो है डिपॉजिट होता है, और फिर बनता है आपका कर्नेल, यानी कि जो मूंगफली के बीज होते हैं वो इसी के अंदर बनते हैं। पॉड फॉर्मेशन आपका किसके अंदर होता है, सॉइल के अंदर ही होता है, ठीक है। तो गाइनोफोर बेसिकली यही चीज है कि बेंड डाउनवर्ड एंड फोर्सेस ओवरी इनटू द सॉइल, यानी कि जो ओव्यूल है उसको यहाँ पर ओवरी को नीचे जमीन के अंदर ले जाता है, और ओव्यूल आपका जमीन के अंदर ही सेट होता है। इसी को आप बोलते हैं गाइनोफोर। क्या बोलते हैं, गाइनोफोर बोलते हैं। इस तरीके से आप यदि समझा देंगे कि गाइनोफोर क्या है, तो आपका जो है मार्क्स यहाँ पर अकॉम्प्लिश हो जाएगा, छूटेगा नहीं, और आपको आउट ऑफ टोटल मार्क्स में से टोटल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, तो देखिए क्या है कि ये आप वही चीज बता रहा है कि जैसे मान लीजिए जो आपका पैग है या गाइनोफोर है, जब ये डाउनवर्ड बेंड हो जाता है और सॉइल में पेनिट्रेट कर जाता है, यानी सॉइल के अंदर चला जाता है, तो क्या होता है कि बिगिंस टू डेवलप करने लगता है, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अपने आप को ये एडजस्ट कर लेता है, यानी कि जैसे इसको सेट होना है वैसा सेट हो जाता है। एक इसमें और टर्म आपका इंपॉर्टेंट है ग्राउंडनट में, वो ये है कि जो मोनो एडल्फस बंडल होता है। क्या मोनो एडल्फस बंडल, ये क्या होता है ग्राउंडनट कल्टीवेशन के जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो ये टर्म जरूर आता है। ये मोनो एडल्फस जो बंडल है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक आपका हिबिस्कस प्लांट आपने देखा होगा। तो हिबिस्कस प्लांट में क्या होता है कि इस तरीके से जो है उसमें पत्तियां होती हैं, मैं दिखाया तमगार बना के, और फिर इसमें एक फिलामेंट जो है इस तरीके से निकला होता है। तो ये फिलामेंट निकला है, तो इसी में जो है कई सारे जो है आपके एंथर इसमें दिख जाते हैं, और इसी स्ट्रक्चर को, यानी कि एक जो आपका टिश्यू है, एक जो पैक होता है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसी में से कई सारे जो है आपके स्टेमेंस और एंथर्स आपको मिल जाएंगे। तो उसी स्ट्रक्चर को, इसी जो आकृति नुमा को आप बोल देते हैं मोनो एडल्फस बंडल। क्या बोल देते हैं, मोनो एडल्फस बंडल बोल देते हैं। तो ग्राउंडनट में ये 8 से 10 स्टेमेंस होते हैं मोनो एडल्फस बंडल में। और आपका ग्राउंडनट कैसा क्रॉप है, तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है आपका। C3 क्रॉप इसलिए है क्योंकि ये आपका शॉर्ट प्लांट होता है, यानी कि इसकी जो हाइट होती है वो ज्यादा ऊंची नहीं होती है, छोटे हाइट का होता है। तो छोटे हाइट की जितने भी फसल होती हैं, जितने भी पौधे होते हैं, वो C3 प्लांट होते हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और एक चीज और, C3 प्लांट में मैंने आपको कई बार बताया है कि एक जो है केमिकल कंपाउंड यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। कौन सा होता है वो, PGA है कि IA है, क्या है वो कंपाउंड, जरा आप मुझे बताइए उसको। मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, यदि आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको ये सब चीजें जो है पता होंगी। नेक्स्ट बात करें तो जो आपका ग्राउंडनट है वो ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट है। शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट का कहने का मतलब ये हुआ कि इसको जो है, जो लाइट का, जो आपका सन रेज है, यानी कि जो सनलाइट है, उसका जो ड्यूरेशन इसको चाहिए होता है वो बहुत कम चाहिए होता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की जो आवश्यकता होती है मूंगफली के पौधे के लिए काफी कम होती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्राउंडनट क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन प्लांट है। 12 घंटे से कम इसको जो है सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है।
अब बात करें तो बायोलॉजिकल वैल्यू यदि बात की जाए ग्राउंडनट के प्रोटीन के बारे में, तो वेजिटेबल प्रोटीन से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अंदर केशिन भी पाया जाता है, क्योंकि जो है आप ग्राउंडनट मिल्क का भी नाम आपने सुना होगा कभी, तो जो है मिल्क का भी फॉर्मेशन आप इससे कर सकते हैं ग्राउंडनट के कर्नल्स से। तो यदि मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है तो केशिन इसमें पाया जाएगा। और इसमें विटामिन बी सारे होते हैं एक्सेप्ट B12, यानी कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी B1, B2, B3, B4, B6 जितने भी हैं बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन, वो सारे इसमें पाए जाते हैं ग्राउंडनट में। लेकिन एक विटामिन नहीं पाया जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैटेगरी के अंदर, वो है विटामिन B12, जिसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं साइनेकोबैलामिन। क्या बोलते हैं? साइनेकोबैलामिन बोलते हैं। और ये का जो है आपका ग्राउंडनट में एब्सेंट होता है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक अलग से जो है फैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यदि पूछा जाए कि ग्राउंडनट में आपको कितना प्रोटीन मिल जाता है, तो पर 100 ग्राम आपको 26 ग्राम प्रोटीन आपको जो है नियर अराउंड ग्राउंडनट में मिल जाता है। सेलिंग परसेंटेज क्या होता है? जब हमने व्हीट और राइस पढ़ा था तो इसके बारे में समझा था। सेलिंग परसेंटेज क्या होता है? सेलिंग परसेंटेज इज बेसिकली द रेशियो ऑफ सीड एंड हस्क, यानी कि जो रेशियो होता है आपका सीड का रेशियो हस्क जो होता है, इसी के रेशियो को जो हम ऑब्टेन करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम सेलिंग परसेंटेज। यानी कि कितना आपको बीज मिला और कितना आपको जो कचरा मिला सीड को हटाकर, जो क्रॉप रेसिड्यू है उसको बोल देते हैं आप इसके रेशियो को सेलिंग परसेंटेज। यानी इसमें कितना होता है? 70% होता है। केक की बात करें तो जो ग्राउंडनट का केक है, इसमें 7 से 8% नाइट्रोजन मिलता है। या पशुओं को खिलाने में काम आता है आपके, जो आप खरी जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, उसी के लिए काम आता है, खली वगैरह, ठीक है। और 40 से 50% आपको जो है इसमें ऑयल का कंटेंट मिल जाता है, जैसे कि हमने पहले स्लाइड में भी इसके बारे में देखा था। नेक्स्ट बात करें तो एक इसमें काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन क्या है? एक ये टॉक्सिन सब्सटेंस है, जो कि यदि क्या होता है, यदि पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रोसेसिंग है आपकी, तो प्रोसेसिंग के दौरान या फिर स्टोरेज यदि इसका कर दिया जाता है मॉइस्ट कंडीशन में, तो इसके अंदर एक फंगस लग जाता है जो कि होता है एस्परजिलस फ्लावोस। तो ये क्या करता है, एफ्लाटॉक्सिन जो सब्सटेंस है ये जो है फॉर्मेशन कर देता है। ये बेसिकली आपका मेज और पनीर में भी देखा जाता है यही टॉक्सिन। और ये आपका जो रिजल्ट करता है, यानी कि जो परिणाम इसके होते हैं वो ये होता है कि एक्यूट पॉइजनिंग हो जाती है, यानी कि आपके लीवर में जो है फूड पॉइजन कर देगा, ठीक है। और इससे यदि आप एक्सेस में इसको खा लेते हैं, यदि इसमें जो है एस्परजिलस फ्लावोस जो फंजाई है, इसने अगर एफ्लाटॉक्सिन इसमें सिक्रेट कर दिया है, तो आपकी जो है इससे डेथ भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी जो है खतरनाक होता है ये। तो इसलिए जो है जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, और जो मॉइस्ट कंडीशन में इसको रखना नहीं चाहिए। यदि आपको इसका स्टोरेज करना है तो पहले आप क्या करिए, पहली बात तो इनको आप जो है सन ड्राई कर लीजिए, मतलब इसको जो है धूप में सुखा लीजिए जब आप इसको हार्वेस्ट करेंगे। उसके बाद एक रूम में आप बालू बिछा दीजिए, क्या बिछा दीजिए? सैंड बिछा दीजिए। और सैंड के ऊपर जो है अपने बोरों को, जिसमें आपने मूंगफली को पैक किया हुआ है, उसको रखिए। इससे क्या होगा कि जो मॉइस्चर का कॉन्टैक्ट जो होगा वो डायरेक्ट आपका बोरों से नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो जो टेक्नोलॉजी मिशन एक लाया गया था, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स, ये 1986 में लाया गया था अंडर द डायरेक्टरशिप ऑफ पीवी शेनॉय। तो जो पीवी शेनॉय थे, इनके नेतृत्व में जो है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स को सेटअप किया गया था 1986 में। किससे सेटअप किया गया था? टू इंक्रीज द ऑयल सीड प्रोडक्शन, यानी कि ऑयल सीड यानी कि जो तिलहन जो फसलें हैं इनकी प्रोडक्शन के लिए जो है ये आपका टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, यानी कि सेटअप किया गया था। लेटर फिर क्या हुआ बाद में, इसमें पल्स को भी ऐड अप कर दिया, तो इसका जो नाम हो गया वो टेम्पो पड़ गया। टेम्पो कैसे? कि टेक्नोलॉजी मिशन ऑन पल्स एंड ऑयल सीड्स, यानी TMPO, ठीक है। इस तरीके से जो है आप इसको एब्रिविएशन कर सकते हैं। यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि जो टेम्पो है उसका एब्रिविएशन क्या होगा। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जो एब्रिविएशन है, जैसे कि सोपा। तो सोपा का जो आपका फुल फॉर्म होगा वो सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन होगा, जो कि आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। वहीं ITC है जो आपका ये इंडियन टोबैको कंपनी है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, और वहीं इसका कल्टीवेशन भी होता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, तमिलनाडु में भी होता है। माहिको जो क्या है, ये महाराष्ट्र हाइब्रिड कंपनी है, ये जो है हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं उनका जो है निर्माण करती है। वहीं बात करें तो जो आपका सनफ्लावर का प्रोडक्शन है ये, और इनके जो हाइब्रिड सीड्स के फॉर्मेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये माइको और ITC को ही दी जाती है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ गया कि जो आपका देखिए ग्राउंडनट है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो क्रोमोसोम आपका जो है इसमें 40 होता है, जो वाइल्ड वैरायटी होती है उसमें 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। बट आपको वाइल्ड वैरायटी का नहीं पूछा जाएगा, आपका हमेशा जो है इसी का पूछा जाएगा, जो आपकी कमर्शियल वैरायटी जो आप ग्रो करते हैं, ठीक है। इसमें 40 होता है। और इसका जो बोटानिकल नेम ये है हाइपोजिया, अराचिस हाइपोजिया, ठीक है, अराचिस हाइपोजिया। ये दोनों ही वर्ड जो है ग्रीक वर्ड हैं। अराचिस का मतलब होता है लेग्यूम, यानी कि जो दलहन होती है उसको बोलते हैं हम लेग्यूम इंग्लिश में। और हाइपोजिया का मतलब होता है बिलो ग्राउंड, यानी कि लेग्यूम्स जो बिलो ग्राउंड हो उसी को क्या बोलेंगे? ग्राउंड नट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्राउंड नट। इसके नाम से भी पता चलता है कि ग्राउंड यानी कि जमीन, और नट यानी कि आपका जो नट है, तो नट की तरह होता ही है, तो ग्राउंड के अंदर हुआ तो ग्राउंड नट। इस तरीके से आप जो है इसको
लॉन्ग टर्म बेसिस पर याद रख सकते हैं। सीड रेट की बात करें तो इसमें 2 प्रकार की वैरायटीज पाई जाती हैं, एक स्प्रेडिंग वैरायटी और एक बंच वैरायटी। बंच वैरायटी को आप इरेक्ट वैरायटी ही बोलते हैं, यानी कि सीधे जो है अपनी हाइट को अटेन करता है और इस तरीके से जो है इसका जो मॉर्फोलॉजी होता है ट्री का वो इरेक्ट टाइप में होता है, वही स्प्रेडिंग टाइप नहीं होता, बल्कि स्प्रेडिंग टाइप में इस तरीके से प्लांट जो है फैलता है। तो ये चीज हो गई आपकी वैरायटी के बारे में। लेकिन जो बंच वैरायटी और इरेक्ट वैरायटी है इसमें 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की सीड रेट देनी पड़ती है आपको। प्लांट पॉपुलेशन इसमें 1 हेक्टेयर में 3.33 लाख होनी चाहिए एटलीस्ट, और स्पेसिंग जो है रो टू रो यानी पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की जो स्पेसिंग होगी यानी कि जो जगह होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। वहीं बात करें हम स्प्रेडिंग टाइप में, तो स्प्रेडिंग टाइप में आपको सीड रेट रखना होता है 80 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर, और वहीं जो आपका पौधे की जो जनसंख्या होगी 1 हेक्टेयर में वो 2.22 लाख होगी, और स्पेसिंग आपको देनी होती है पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर और पौधा जो है 15 सेंटीमीटर की जो है अंतराल में होना चाहिए हर एक पौधा। वहीं बात करें रबी सीजन में जो है ग्रोथ आपको इसमें लिमिटेड मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो है इसमें जो इरेक्ट टाइप ग्रो की जाती है उसका जो सीड रेट है वो 25% बढ़ा दिया जाता है, तब जो है आपको सीड रेट मिलती है खरीफ सीजन के अकॉर्डिंग जो है कंपैरिजन में यील्ड अच्छी मिलती है, उसी के बैलेंस्ड वे में मिलेगी। अदरवाइज जो है इसमें ग्रोथ लिमिट हो जाती है। लेकिन जो कुछ न्यू वैरायटीज आई हैं उसमें जो है रबी सीजन में ये देखा गया है कि उसमें इंसेक्ट एंड पेस्ट का जो अटैक है यानी कि जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है रबी सीजन में, और मैनेजमेंट जो क्रॉप मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं यानी कि जो इंटरकल्चर ऑपरेशंस है वो भी बहुत कम करने पड़ते हैं रबी सीजन में। तो एक ये भी एक रीजन है कि रबी सीजन में आपको अच्छी जो है यील्ड मिल जाती है। हालांकि जो न्यू वैरायटीज जो डेवलप हो गई हैं अब उनको यदि आप शो करते हैं तो, हालांकि जो पुरानी है उनको जो है आप शो करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसमें जो आपका रबी सीजन में प्लांट पॉपुलेशन होना चाहिए ये आपका 4.44 लाख प्रति हेक्टेयर होना चाहिए जो है, और ये जो है स्प्रेडिंग जो टाइप होती है लेट मेच्योरिटी होती है, जो बंच टाइप के पास जो है ज़्यादा जो है यील्ड आपको मिलती है इरेक्ट टाइप के कंपैरिजन में। बंच टाइप के पास क्या होता है, नो डोरमेंसी पीरियड होता है, वहीं जो है पूछा जाए इरेक्ट में तो इरेक्ट में आपको डोरमेंसी पीरियड मिल जाता है। तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इसमें सबसे अहम जो मुद्दा है वो ये है कि इरिगेशन आपको कब कब देनी है, किन क्रिटिकल स्टेजेस में आपको इरिगेशन यहाँ पर देना अनिवार्य होता है जिससे कि आपको अच्छी उपज मिले। तो पहली बात तो फ्लावरिंग आपको 35 से 40 दिन बोने के बाद कर देनी है, एक पहली सिंचाई, और दूसरी ये कि पेगिंग जो है 55 दिन बाद जो है जब आप बुआई कर लें उसके 55 दिन बाद आपको जो है पेगिंग स्टेज में सिंचाई करनी पड़ती है। और एक बार आपको पॉड फॉर्मेशन जो सीड डेवलपमेंट हो रहा है यानी कि जब आपके बीज का यानी कि कर्नल जिसे आप बोलते हैं उसका विकास जब हो रहा होता है यानी कि जो स्थिति आती है वो 65 से 70 दिन बाद आती है बोने के, तो उस दौरान आपको जो है सिंचाई देनी पड़ती है। बेसिकली यहाँ पर 3 सिंचाई हैं जो कि आपको ध्यान देना होता है, और वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए आपकी। यदि आपसे बात करें सॉइल किस प्रकार की हो ग्राउंडनट की, तो आपकी जो है सैंडी लोम सॉइल यानी कि जो आपकी सैंडी लोम सॉइल है उसमें जो है ये बेहतर तरीके से क्या करती है, प्रोपोगेट करती है, अच्छे तरीके से उसमें उगती है, और इसमें टेम्परेचर जो है 26 से 30 डिग्री सेल्सियस का रखा जाता है, इसके लिए जो उपयुक्त तापमान माना गया है। बात करें वैरायटीज की ग्राउंडनट के बारे में, तो खरीफ सीजन में कुछ वैरायटीज हैं जिनके अंदर इरेक्ट जो वैरायटीज आती हैं यानी कि जो सीधी नुमा जिनकी वर्टिकल जो ग्रोथ होती है, उसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर ज्योति एक वैरायटी जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है और एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, और उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रा वैरायटी उगाई जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका तमिलनाडु में जो है TMV2 जो सफेद सफेद थोड़ा सा मूंगफली दिखती है ना, वो जो है TMV2 वैरायटी है। और गुजरात में ICGS 44 को उगाया जाता है। वह क्या कहते हैं, जो आपका कह सकते हैं ना जिसे एक्सपेंशन जो एरिया है इन वैरायटीज का, वो यही जो वैरायटीज यहाँ पर मेंशन्ड है वही है, यानी कि सबसे ज्यादा व्यापक रूप से जिसे आप कहते हैं तो इन्हीं को उगाया जाता है। रबी ग्राउंडनट क्या करती है, आपको हायर यील्ड देती है, मैंने बताया था जैसे आपको पहले भी खरीफ के कंपैरिजन में, बट इसमें जो आपका एक्स फैक्टर है जो यानी कि जो मेन फैक्टर है वो ये है कि जो इन वैरायटीज को यदि आप ग्रो करते हैं, जो ट्रेडिशनल वैरायटीज है उनको यदि ना ग्रो करें तभी आपको उसमें यील्ड बेहतर मिलती है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। एक टर्म इसमें और इंपॉर्टेंट है आपका ग्राउंडनट में, ये जान लीजिए कि एक टर्म होता है पॉपिंग। क्या होता है? पॉपिंग। ठीक है, तो ये जो पॉपिंग वर्ड होता है POPPING, ये इसका मतलब क्या होता है ग्राउंडनट में? तो देखिए जब क्या होता है कि आपका जो ये मान लीजिए मूंगफली का सेल है, ठीक है, मूंगफली का ऊपर का कवर है और मूंगफली के अंदर जब जो है आप कुछ कभी आपने खाया हो तो छोटी छोटी मूंगफली मिलती है, मतलब कि जो बीज का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाता है उसके अंदर कवरिंग के अंदर। ठीक है, यानी कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उस स्टेज को आप बोलते हैं पॉपिंग। क्या हो गया? पॉपिंग हो गया, मतलब कि आपका जो मूंगफली है वो उसके अंदर है ही नहीं कवर के अंदर, इसी स्टेज को आप बोलते हैं पॉपिंग। और ये किस कारणों से होता है? तो कैल्शियम की जो कमी होती है उस कारण से जो है
ये होता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी फलियों के अंदर जो है बीज रहें, तो आपको यहाँ पर जिप्सम का, यानी किसका, जिप्सम का, यानी कि कैल्शियम जो आपका होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, उसका जो है छिड़काव करना होता है। और ये आप कर सकते हैं जो आपके कृषि वैज्ञानिक होते हैं, जो आपका केवीके होता है, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र होता है, उनसे परामर्श लेकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और यदि देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसका सॉइल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें कोई मतलब ऐसा, इसमें देखिए कोई फिक्स नहीं होता है। ये डिपेंड करता है सॉइल पर सॉइल कि आपका जो फील्ड प्रिपरेशन होगा वो किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि हर सॉइल का फील्ड प्रिपरेशन अलग होता है और आप अपने अकॉर्डिंग से उसका प्रिपरेशन करते हैं। तो जो अल्टीमेटली एम ये रखा जाता है कि जो आपकी सॉइल का जो कंडीशन होनी चाहिए, टिल्थ कंडीशन होनी चाहिए, वो फाइन होना चाहिए, यानी कि भुरभुरी होनी चाहिए मिट्टी, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, उसमें हार्ड क्लॉड्स नहीं होने चाहिए, मतलब उसमें जो मिट्टी के ढेले होते हैं वो नहीं होने चाहिए, भुरभुरी मिट्टी कर देनी चाहिए। और तभी जो है हमें किसी भी फसल का बुआई करना चाहिए, क्योंकि तभी क्या होता है, जो पानी के सोखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसके अंदर ह्यूमस, वाटर एयरेशन, सॉइल वाटर, ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर अच्छे तरीके से अवेलेबिलिटी इनकी हो जाती है। इस तरीके से जो है टिल्थ कंडीशन हमें फाइन रखनी चाहिए। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट एक और टर्म है वो ये है कि जो आप, यदि आप पूछे कि न्यूट्रिएंट जो एप्लीकेशन है, यानी कि जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है सर, वो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए फर्टिलाइजर एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है आपके सॉइल टेस्ट के ऊपर, किसके ऊपर, सॉइल टेस्ट के ऊपर। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपको जो है आप बुक से जो है डायरेक्ट, इसमें यदि आप रिकमेंडेड पूछेंगे तो वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें आप जो है 40, 60 और 40 का जो है एनपीके इसमें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, यानी कि 20, 30, 20 इस तरीके से भी याद रख सकते हैं रेशियो इसका। और लेकिन मैं तो कहूँगा कि यदि आप जो है इसका केवीके में सॉइल टेस्ट अपना करा लें, उसके बाद ही जो है इन चीज़ों का छिड़काव करें, क्योंकि अगर कहीं जो है ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो आपकी ईल्ड पर इसका जो है एडवर्स इफेक्ट भी देखा जा सकता है। कुछ इस तरीके से जो है इसकी लाइफ साइकिल होती है ग्राउंड के प्लांट की, जैसे कि ये देखिए इमर्ज हुआ, फिर इसके बाद ये सीडलिंग स्टेज इस तरीके से आती है, फिर इस तरीके से प्रोपोगेट होता है, और ये आपकी पैकिंग हो रही है, यानी कि जो ओव्यूल है, ये अब ओवरी जो है फॉर्मेशन के लिए पेनिट्रेट करेगा सॉइल को, और इसी के अंदर जो है ओव्यूल सेट होगा और ओवरी जो है अपना फॉर्मेशन करेगी। और ये देखिए यहाँ पर ओवरी सेट हो गई, और फिर जो है जब ये देखा जाता है कि ये पत्तियाँ जो है थोड़ा पीली पड़ गई हैं और ये आपकी जो ग्राउंडनट का जो कवर है वो ब्राउन हो गया है, तब इनको जो है पुल आउट कर लिया जाता है। पुल आउट करने के लिए आपके पास जो है इसमें आपके आते हैं सीड स्ट्रिपर आते हैं, या यूं कहें कि पॉड स्ट्रिपर आते हैं, उनकी उसके ज़रिए से जो है आप इन पेड़ों से अपने जो मूंगफली के जो दाने हैं वो, इसको दाने क्या कवरिंग के साथ इनको जो है बाहर निकाल सकते हैं। यदि आप इनको डायरेक्ट खींच लेते हैं तो कुछ दाने जो है, यानी कि जो कुछ मूंगफलियाँ के कवर हैं वो टूट जाते हैं और दाने बिखर जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका लॉस हो जाता है। तो इस तरीके से ना करें, या फिर मोड़ बदलाव जो मिट्टी पलटने वाला हल आता है उससे भी जो है आप मिट्टी पलट कर फिर आसानी से जो है लेबर लगाकर इनको एकत्रित कर सकते हैं। और इसके बाद जो है 4 से 5 दिन के लिए आपको जो है इनको सन में ड्राई करना पड़ता है। जब सन में ड्राई हो जाए तब इनको जो है आप अच्छे से, जो गनी बैग्स होते हैं उनमें जो, यानी कि जो बोरे का जो बैग होता है जूट का, तो उसमें आप इनको रख सकते हैं। और रख रखाव के लिए मैंने आपको बताया है कि ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर नमी जो है ज़्यादा ना हो। और ये याद रखें कि जहाँ आप रखेंगे उसको वहाँ पर जो है पहले बालू बिछा दीजिए, बालू बिछाने के बाद फिर बोरे रखिए, तो जो है नमी का जो कांटेक्ट है, यानी कि जो संबंध है आपका मूंगफली के साथ, वो ज़्यादा डायरेक्ट ना होने पाए, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से ना होने पाए, और इससे आपका काफ़ी हद तक बचाव भी हो जाएगा। जो एफ्लाटॉक्सिन का जो सेक्रीशन है, जो फंगस लग जाता है, उससे बचाव हो जाएगा इससे। तो आई होप आपको मूंगफली के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यदि कोई डाउट रह जाता है, कोई संदेह जो आपको समझ में नहीं आया, ऐसा कोई टर्म, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जो है सोशल मीडिया साइट्स पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम आईडी और जो है टेलीग्राम का ग्रुप, वहाँ पर आपको लिंक दे दूंगा। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।